जीआईटी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। आज के टॉपिक पे हम लोगों को सीखना है कंप्यूटर की मेमोरी, यानी मेमोरी यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। हमारे कंप्यूटर में कितनी मेमोरी होती है, किस मेमोरी का क्या यूज है, ये सारी चीजें आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे। आपके सामने चित्र में यहाँ पर कुछ मेमोरीज दिखाई गई हैं, जिसमें हार्ड डिस्क है, एसएसडी है, फ्लैश ड्राइव होती है। यही सारी मेमोरी है जो हमारे कंप्यूटर में इस्तेमाल होती है। अब हम लोगों को एक एक करके सारी मेमोरीज के बारे में जानना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर में हम जब भी कोई डाटा अस्थायी या अस्थायी रूप से स्टोर करते हैं तो वह कहीं ना कहीं हमारी मेमोरी में ही स्टोर होता है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मेमोरी वह प्लेस है, वह स्थान है जहां पर हम टेम्परेरी या परमानेंट यानी अस्थायी या अस्थायी रूप से डाटा को स्टोर करते हैं। मेमोरी में स्टोर किया गया डाटा 0 या 1 के रूप में परिवर्तित हो जाता है। 0 और 1 को संयुक्त रूप से बाइनरी डिजिट यानी बिट कहा जाता है। यह बिट कंप्यूटर की मेमोरी को मापने की सबसे छोटी इकाई होती है। 8 बिट से मिलकर एक बाइट बनता है, जो एक कैरेक्टर यानी लेटर डिजिट सिंबल को स्टोर करने के लिए आवश्यक होता है। कंप्यूटर की मेमोरी को मापने के लिए विभिन्न यूनिट्स होते हैं। तो मेमोरी क्या है? मेमोरी वह स्थान है जहां पर हम अपना कोई भी डाटा स्टोर करते हैं, यानी जो भी डाटा हम स्टोर कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर की मेमोरी में ही जगह लेता है। ठीक, जैसे आप लोगों का स्मार्टफोन, आप लोग अपने स्मार्टफोन से कोई पिक्चर क्लिक करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपके स्मार्टफोन की मेमोरी में जाकर स्टोर होता है। ठीक, तो मेमोरी वह प्लेस है, वह स्थान है जहां पर हम डाटा को स्टोर करते हैं। अब कंप्यूटर में मेमोरी को दो तरीके से डिफाइन किया गया है। एक उसकी टेम्परेरी मेमोरी होती है, दूसरी उसकी परमानेंट मेमोरी होती है। इसको हम आगे चल के डिटेल में देखते हैं। अब चूंकि कंप्यूटर एक बाइनरी उपकरण है, एक जो है डिजिटल उपकरण है जो बाइनरी के सिद्धांत पर काम करता है। बाइनरी शब्द का मतलब होता है द्विआधारीय। तो बाइनरी एक नंबर सिस्टम है जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो नंबर होते हैं, 0 1। जैसे हम लोग की जो है दशमलव अंक प्रणाली है, उसमें जो है 10 अंक होते हैं, 0 1 2 3 4 से लेके 9 तक। सेम ऐसे जो हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम है, इस बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ दो डिजिट्स होती हैं, एक होती है 0 और दूसरी होती है 1। इन 0 और 1 को एक संयुक्त रूप से हम बाइनरी डिजिट कहते हैं, जिसको शॉर्टकट में बिट बोलते हैं। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिट? तो बिट का मीनिंग होता है बाइनरी डिजिट, आइदर 0 और 1। यानी 0 को भी हम बिट बोलेंगे और 1 को भी एक प्रकार का बिट बोलेंगे। यह बिट कंप्यूटर की मेमोरी को मापने की सबसे छोटी इकाई है। यह भी क्वेश्चन अक्सर आप लोगों के एग्जाम में आता है कि कंप्यूटर की मेमोरी को मापने की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो वहां कंफ्यूज करने के लिए बिट भी दिया रहता है, बाइट भी दिया रहता है, किलो बाइट, मेगा बाइट, तमाम ऑप्शन है। तो आपको वहां पर बिट सिलेक्ट करना है। बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ मेमोरी। तो 8 बिट से मिलकर हमारा 1 बाइट बनता है, यानी जब 8 छोटे 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 बिट बनते हैं ना, तो उनसे मिलकर हमारा 1 बाइट बनता है। जैसे मैं इसको एक पिक्चर के द्वारा आप लोगों को समझाऊं, तो मैं देखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि यह हमारे कंप्यूटर का मेमोरी है। अब यह मेमोरी छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना, इस प्रकार से। ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा बिट है, बिट। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये हमारा बाइट, इसे हम लोग बोलते हैं बाइट। ठीक, तो बाइट का मतलब ये है और बिट का मतलब ये, दोनों अलग चीज है। ये छोटी छोटी बिट यानी 8 छोटे छोटे बिटों से मिलकर हमारा एक बाइट बनता है। जो एक कैरेक्टर का मतलब कैरेक्टर में सब चीज शामिल है, लेटर हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं, सिंबल हो सकते हैं। इनको स्टोर करने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। कंप्यूटर की मेमोरी को मापने के लिए निम्नलिखित इकाइयां प्रचलित हैं। अब सबसे पहले हम लोगों को ये भी जानना जरूरी है कि आज के समय में कंप्यूटर की मेमोरी में कौन कौन सी इकाइयां हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब
मेमोरी की कौन कौन सी इकाइयां हैं? मेमोरी में सबसे पहले इस्तेमाल होता है हमारा सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है बिट, जिसको 0 या 1 के रूप में समझा जा सकता है बिट। तो 4 बिट से मिलकर एक निबल बनते हैं और 8 बिट से मिलकर 8 बाइट बनता है। यानी 4 छोटे 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 जो बिट है ना, उनसे मिलकर एक निबल बनेगा और 8 छोटे 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 बिटों से मिलकर एक बाइट बनेगा। इस तरह 1024 बाइट से मिलकर 1 किलोबाइट बनता है, फिर 1024 किलोबाइट से मिलकर 1 मेगाबाइट बनता है और 1024 मेगाबाइट से मिलकर 1 गीगाबाइट बनता है। यह कंप्यूटर मेमोरी के मात्रक है। यानी अब जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हमारी क्या है? बिट। और इसके बाद भी एक यूनिट हमारी आई है जीबी के बाद भी, उस यूनिट को बोलते हैं टेराबाइट। ठीक, वो है हमारी टेराबाइट। तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि ये 1 जो टेराबाइट है वह 1024 जीबी के बराबर होता है। फिर समझिए, जो सबसे छोटे डिजिट होते हैं उसको बोलते हैं बाइनरी डिजिट। 4 बिट से मिलकर एक निम्बल बनते हैं और 8 बिट से मिलकर एक हमारा बाइट बनता है। इस प्रकार 1024 किलो बाइट से मिलकर 1 किलोबाइट बनता है और 1024 किलोबाइट से मिलकर 1 मेगाबाइट बनता है। सेम ऐसे 1024 मेगाबाइट से मिलकर 1 गीगाबाइट बनता है और 1024 गीगाबाइट से मिलकर 1 टेराबाइट बनता है। यह हमारी सबसे यूनिट्स हैं। तो कई बार एग्जाम पूछा था सबसे छोटी यूनिट क्या है, तो आप बताएंगे बिट। सबसे बड़ी यूनिट मेमोरी की क्या है, तो टेराबाइट आप बताएंगे। और ये इन सबके बीच का आपस का रिलेशन है कि ये दोनों यह किस तरीके से होते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कंप्यूटर की मेमोरी का हमको क्लासिफिकेशन समझना है। आप लोगों के सामने स्क्रीन पर देखिए कंप्यूटर की मेमोरी हमारी कितने प्रकार की होती है वह दिखाया गया है। अब हम एक एक मेमोरी के बारे में यहाँ पर समझते हैं कि हमारी एक एक मेमोरी का क्या यूज है, एक एक मेमोरी का क्या मतलब है। अब सबसे पहले मेमोरी हमारी होती है प्राइमरी मेमोरी। सबसे फर्स्ट मेमोरी है प्राइमरी मेमोरी। और सेकंड मेमोरी हमारी सेकेंडरी मेमोरी। यानी मेमोरी को दो भागों में बांटा गया है, एक तो प्राइमरी हो गई और दूसरी सेकेंडरी हो गई। प्राइमरी को फिर दो भागों में बांटा गया, एक सीपीयू की मेमोरी है और दूसरी है मेन मेमोरी। अब सीपीयू मेमोरी में रजिस्टर्स आते हैं और कैश मेमोरी आती है। मेन मेमोरी में हमारा रैम है, रोम है, डायनामिक। अब रैम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो डायनामिक रैम और दूसरा स्टैटिक रैम। डायनामिक रैम को हम डी रैम बोलते हैं और स्टैटिक रैम को हम एस रैम बोलते हैं। रोम को भी 3 भागों में बांटा गया है, पी रोम, ईपी रोम और ई रोम। और इसी तरह सेकेंडरी यूनिट को भी कई भागों में बांटा गया है। सेकेंडरी यूनिट में सबसे पहले इस्तेमाल होता था मैग्नेटिक टेप, उसके बाद आया मैग्नेटिक डिस्क। डिस्क को भी हम दो तरीके से समझ सकते हैं, एक तो हमारा हार्ड डिस्क और दूसरा फ्लॉपी डिस्क। फिर उसके बाद समय आया ऑप्टिकल डिस्क का। ऑप्टिकल डिस्क में हमारे सीडी, डीवीडी, बीआरडी ये सब चीजें आती हैं और अंत में फ्लैश मेमोरी है, जैसे हमारी पेन ड्राइव होती है और मेमोरी कार्ड, ये मेरे फ्लैश मेमोरी के ही प्रकार है। अब सबसे पहले हम लोग को समझना है व्हाट इज द प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या है? एक ऐसी मेमोरी जो किसी प्रोसेसर के साथ वर्क करती है। प्राइमरी मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जो प्रोसेसर के साथ वर्क करती है, प्रोसेसर की हेल्प करती है, प्रोसेसर को सप्लीमेंट करती है, प्रोसेसर की सहायक होती है, वो मेरी प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। प्रोसेसर जब किसी डाटा को प्रोसेस कर रहा होता है, उस टाइम वो जिस मेमोरी का यूज कर रहा होता है वह सारी प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। प्रोसेसिंग के समय हमारा सीपीयू जिस मेमोरी का इस्तेमाल करेगा वह मेमोरी हमारी प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। यह प्रोसेसर की सप्लीमेंट यानी सहायक के रूप में प्रयोग की जाती है, जो प्रोसेसर को सपोर्ट करती है। यानी इसका इस्तेमाल हमेशा प्रोसेसर की सपोर्टिंग के लिए किया जाता है, प्रोसेसर को सपोर्ट करने के लिए किया जाता है, या फिर प्रोसेसर के साथ यूज होती है। ये मेमोरी हमारी प्रोसेसर के साथ भी यूज होती है। इसे हम प्रोसेसर का पार्ट भी कह सकते हैं। यानी कीबोर्ड और माउस से जो भी डाटा हम इनपुट करते हैं ना, वो डायरेक्टली हमारा जो है प्रोसेसर के पास प्रोसेस होने के लिए नहीं पहुंचता है, पहले वो कहीं ना कहीं किसी मेमोरी में स्टोर होता है। तो वह डाटा सबसे पहले हमारा प्राइमरी मेमोरी में आता है
जैसे कि रैम, यानी कीबोर्ड से जो भी आपने डाटा टाइप किया वो सारा डाटा हमारा सबसे पहले कहाँ पर जाता है, रैम में। आपने कोई टेक्स्ट इनपुट किया, माइक्रोफोन से कोई साउंड इनपुट किया, वो सारा डाटा पहले रैम में आता है, और सीपीयू जो है रैम से ही डाटा फेच करता है, डाटा रिसीव करता है और फिर उसको प्रोसेसिंग के लिए ले जाता है। इसलिए प्राइमरी मेमोरी को जो है हम जो है मेन मेमोरी भी कहते हैं। चलिए इसको हम एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं। जैसे आपके सामने चित्र में यहाँ पर एक टेबल दिखाया गया होगा, इस टेबल के माध्यम से आप इन सारे मेमोरीज के बीच में जो रिलेशन है वो आप समझ सकते हैं। जैसे अगर इस टेबल पर हमें कुछ वर्क करना है, वर्क का मतलब तो कुछ प्रोसेसिंग करनी है, तो प्रोसेसिंग जो है हमारी करने के लिए जो हमको मेमोरी दी गई है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो हमारी क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यानी जिस मेमोरी का इस्तेमाल सीपीयू प्रोसेसिंग के लिए करता है। आपको पढ़ाई करना है, यानी पढ़ाई आपकी प्रोसेसिंग हो गई, उसके लिए आप टेबल पर अपने सारे कॉपी किताब को रखते हैं, यानी प्रोसेसिंग के समय आप टेबल का इस्तेमाल करें, इसलिए टेबल आपकी क्या है, प्राइमरी मेमोरी है। सेकेंड, आप जो है जो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, आपकी बुक्स है, कॉपी है, जो एक्स्ट्रा एसेसरीज है, उसको आप यहाँ साइड में रखते हैं, जो इसका जो है दराज बना हुआ है आप इसमें रखते हैं। तो ये आपका क्या है, एक प्रकार का यह हार्ड डिस्क हो गया। वर्चुअल मेमोरी क्या है, कभी कभी आपको ऐसा लगने लगता है कि इस टेबल पर आपको जगह कम लग रही है, इस टेबल पर आपको जगह थोड़ी सी कम लग रही है, कुछ और जगह मिल जाती तो मेरा काम अच्छे से होता। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम वर्चुअल मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं। यानी टेबल में देखा जाए तो स्लाइडर को थोड़ा सा आगे खींच लेते हैं तो मेरे पास कुछ स्पेस बढ़ जाता है, और फिर उस स्पेस पर बैठकर हम फर्दर वर्क करते हैं। तो यह एक क्या है, यह एक वर्चुअल मेमोरी। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जब हमारे रैम में, जब हमारा रैम बिल्कुल फुल हो जाए या फुल होने के नजदीक आ जाए, उस समय अगर हमारा मेमोरी कम हो जाए, उस मेमोरी को हमें ठीक करने के लिए वर्चुअल मेमोरी की जरूरत पड़ती। आगे हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे। अभी तो मैं आपको बता रहा था कि हमारी मेमोरीज कितने टाइप्स की है और उनको एक टेबल के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा था। आई होप थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आया होगा। अब प्राइमरी मेमोरी हमारी में निम्नलिखित चीजें हैं। सबसे पहले तो रैम है, रोम है, कैच मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी। ये चार हमारी कंप्यूटर की मेन प्राइमरी मेमोरी है। कौन कौन सी, रैम, रोम, कैच और वर्चुअल। रैम मेमोरी, रोम की मेमोरी, कैच मेमोरी और वर्चुअल, यही चार हमारी मेन प्राइमरी मेमोरी है जिन्हें हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को जानना है कि रैम क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है। तो रैम के बारे में यहाँ डिटेल में आपको बताया जाएगा। आप देखिए, रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो कई बार छोटे से क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम। तो रैम को हमेशा आप लोग जानते रहिए कि रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसे मेन मेमोरी भी कहा जाता है क्योंकि कंप्यूटर में हम जो कुछ भी वर्किंग करते हैं, हमारे कंप्यूटर में जो कुछ भी वर्किंग करते हैं वह सारी वर्किंग जो है कहां पर होती है, रैम में होती है। यानी जो भी डाटा आप इनपुट करते हैं वो सारा का सारा डाटा हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी में आता है। तो जितने भी डाटा हम इनपुट करते हैं वो सारा डाटा हमारा रैम के अंतर्गत होता है। जितनी भी फाइलें हम ओपन करते हैं, जितने भी फोल्डर ओपन करते हैं, आप कोई सॉन्ग प्ले करते हैं, आप कुछ भी अपना प्ले करते हैं, तो सब कुछ आपके रैम के अंतर्गत दिखाया था। रैम दिखता कैसे है, अब आप लोगों के मन में ये भी बात आ रही होगी। चित्र में आप देखिए, यहाँ पर दो तरीके का रैम आपके सामने दिखाया गया है। हमारा जो डेस्कटॉप का कंप्यूटर होता है उसमें ये रैम इस्तेमाल किया जाता है, और हमारे लैपटॉप के कंप्यूटर में इस तरीके का रैम इस्तेमाल किया जाता है। तो दोनों रैम की बेसिक वर्किंग सेम है, बस लैपटॉप थोड़ा छोटा होता है इसलिए उसके पार्ट्स को छोटे छोटे डिजाइन किए जाते हैं। इसलिए आप देखिए लैपटॉप का रैम थोड़ा सा छोटा है। स्क्रीन पर आप जो कुछ भी देख पा रहे हैं वह सब कुछ रैम पर होता है। हम जो कुछ टाइप करते हैं, वीडियो देखते हैं या जो भी वर्किंग करते हैं वो सब रैम पर होता है। कीबोर्ड या माउस से हम जो भी डाटा इनपुट करते हैं वो सबसे पहले आकर हमारे रैम में स्टोर होता है, फिर उसके बाद अलग अलग मेमोरी में ट्रांसफर किया जाता है। इसलिए रैम को ही मेन मेमोरी कहा जाता है, क्योंकि जितने भी कंप्यूटर के मेन वर्क हैं वो सब रैम के ऊपर ही होते हैं।
हमारी सारी फाइलें रैम पर रन करती हैं, हमारे स्क्रीन पूरा रैम पर दिखाई देता है, हम कुछ टाइपिंग करते हैं, वीडियो पर देखते हैं या जो भी वर्क करते हैं अपने कंप्यूटर में, वो सारा कुछ हमारा रैम में ही दिखाई देता है, इसलिए इसको मेन मेमोरी भी कहा जाता है। सेकंड चीज, रैम को टेम्परेरी मेमोरी भी कहा जाता है। ये मेन मेमोरी तो है लेकिन इसका नेचर कैसा है, ये टेम्परेरी है। टेम्परेरी होने का मतलब ये है कि जब तक इस पर लाइट रहेगी, जब तक हम इसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से जोड़े रखेंगे, तभी तक रैम में हमारा कोई डाटा स्टोर होगा। जैसे ही हमारी लाइट जाती है, रैम पर उपलब्ध सारा डाटा लॉस होता है। इसको इस तरीके से समझिए कि अगर आपने डेस्कटॉप पर कोई फाइल बनाई और उस फाइल में आप टाइपिंग कर रहे हैं, कुछ लेटर लिख रहे हैं, एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो एप्लीकेशन तभी तक स्टोर रहेगा जब तक उस पर आप उस लैपटॉप को ऑन रखेंगे। और अगर आपने उसको सेव नहीं किया है, तो जैसे ही आपका लैपटॉप बंद होगा, आपकी सारी फाइल इरेज हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। और जब आप उसको कंट्रोल यस बटन दबा के उसको अपने लैपटॉप में सेव करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हार्ड डिस्क में जाकर स्टोर हो जाता है। तो हार्ड डिस्क हमारा परमानेंट नेचर का होता है, इसलिए वहां पर जाकर स्टोर होने के बाद जो भी डाटा वहां पर स्टोर हो रहा है वो डिलीट नहीं होता है। लेकिन जो डाटा हमारा रैम में स्टोर होता है, अगर बीच में पावर चली जाए तो सारा का सारा डाटा हमारा लॉस होता है। इसलिए रैम को हम टेम्परेरी मेमोरी कहते हैं। टेम्परेरी होने के साथ साथ यह वोलाटाइल मेमोरी है। वोलाटाइल मेमोरी का भी यही मतलब है। वोलाटाइल का मतलब होता है अस्थिर। ठीक, जो चीज वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि पावर जाने के बाद उसमें डाटा लॉस हो जाता है। अगर कोई फाइल सेव नहीं है तो वो डिलीट हो जाती है। जब हम किसी फाइल को सेव करते हैं तो वह सेकेंडरी मेमोरी यानी हार्ड डिस्क पर सेव होगी। जब तक वो सेव नहीं किया गया था तब तक कहां पर था, तब तक वो हमारे जो है रैम पर था, और जैसे हमने उसको सेव कर लिया वो हार्ड डिस्क में आ गया। रैम को हम डिस्प्ले मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि स्क्रीन पर हमें जो कुछ भी दिखता है वह सब रैम पर होता है, इसलिए इसको हम जो है डिस्प्ले मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक, कभी कभी से फिजिकल मेमोरी भी कहा जाता है। तो रैम में क्या क्या चीज आपको ध्यान देनी है। रैम क्या है, रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, नंबर एक चीज। नंबर दो चीज, रैम हमारी टेम्परेरी मेमोरी है, यानी इसमें डाटा तभी तक स्टोर रहेगा जब तक पावर स्टोर रहता है। इसको वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक, ये हमारी डिस्प्ले मेमोरी कही जाती है। और रैम की सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रैम हमारी मेन मेमोरी है, क्योंकि जितने भी फाइल हम ओपन करते हैं, जितने भी फोल्डर्स बनाते हैं, जितने वीडियो देख रहे हैं, जो कुछ भी हम कंप्यूटर में XYZ करते हैं, वो सब कुछ हमारा रैम पर होता है। इसलिए हम रैम को प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, मेन मेमोरी भी कहते हैं। अब रैम की वर्किंग को समझने के लिए यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू हम आपको समझा रहे हैं कि हमारे रैम की वर्किंग कैसे होती है। देखिए, आपने कीबोर्ड से WEB, सपोज करिए, लेट सपोज कि आपने कीबोर्ड से WEB बटन प्रेस कर लिया, तो वह डाटा सीधे आपका सीपीयू के पास आता है। सीपीयू उसको डायरेक्ट कर देता है रैम में, और रैम में जाने के बाद वो कहीं ना कहीं पर स्टोर होता है। तो रैम में ये जो छोटे छोटे आपको बॉक्स दिख रहे हैं ना, ये बॉक्स, ये जो छोटे छोटे जितने भी बॉक्स हैं, ये सारे बॉक्स हमारे रजिस्टर हैं, जिनको हम लोग सेल बोलते हैं। ठीक, इन्हें हम सेल बोलते हैं या फिर हमको रजिस्टर्स बोलते हैं। ये जो छोटे छोटे सेल हैं, यही हमारे रजिस्टर हैं। अच्छा, हर रजिस्टर का एक यूनिक एड्रेस होता है। जैसे पहला रजिस्टर हो गया, इसका एड्रेस कितना है 1001, उसके बाद का रजिस्टर उसका 01002, 1003, 1004, इस तरह के सबके क्या है, एक रजिस्टर है। तो सीपीयू करता क्या है, इसको रैम में भेज देता है स्टोर होने। अच्छा, इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी इसलिए भी कहा जाता है कि जब सीपीयू कोई डाटा रैम की तरफ भेजता है तो रैम में कहीं पर भी जाके स्टोर हो जाता है। यानी कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि पहले वो 1001 में स्टोर होगा, फिर उसके बाद 102 में स्टोर होगा, 103 में स्टोर होगा। उसको रैंडमली जहां पर भी अचानक, रैंडम शब्द का मतलब था अचानक, उसको अचानक जहां पर भी अपना सेल खाली दिखता है, जहां पर भी रजिस्टर्स उसको खाली दिखते हैं, वहीं पर जाके वो स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये छोटे छोटे हमारे सेल्स हो गए। अब कीबोर्ड से जो इनपुट आया, सबसे पहले वो सीपीयू में आया, सीपीयू उसको डायरेक्ट कर दिया कहां पर, रैम पर। यानी सीपीयू उसको स्टोरेज नहीं करता अपने पास, सीपीयू उसको डायरेक्टली जो है ट्रांसफर कर देता है उसको रैम की तरफ। अब आगे देखिए, उसके बाद रैम में डाटा स्टोर होने के बाद सीपीयू इसी रैम से डाटा को लेकर उसकी प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग करने के बाद
फिर वह डाटा वापस हमारे सीपीयू, जब जिस समय प्रोसेसिंग हो रहा होता है उस समय ये डाटा कहां पर, सीपीयू से कनेक्टेड होता है। अब उसके बाद अगर उसको स्टोरेज में रखा जाएगा तो हार्ड डिस्क पर चला जाएगा, और नहीं तो वह प्रोसेसर के स्क्रीन पर ही दिखाई देगा। इस तरह हमारा रैम वर्क करता है। कीबोर्ड से इनपुट होने वाला डाटा प्रोसेसर के द्वारा डायरेक्ट किया जाता है रैम पर, जहां पर उसकी प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग होने के बाद वह मॉनिटर की स्क्रीन पर हमको दिखाई देता है। अब लास्ट सेशन में हमने देखा था कि रैम हमारे दो प्रकार के रैम है, एक डायनामिक रैम है और दूसरा स्टैटिक रैम है। अब डायनामिक रैम क्या है और स्टैटिक रैम क्या है उसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं डायनामिक रैम के बारे में। व्हाट इज द डायनामिक रैम? डायनामिक रैम को एक निश्चित समय अंतराल के बाद रिफ्रेशमेंट की जरूरत होती है। यह स्लोअर और डायनामिक नेचर को, तो रिफ्रेशमेंट का मतलब कि जब हम उस मेमोरी को रिफ्रेश करते हैं, जब हम उस मेमोरी को रिफ्रेश करते हैं तो मेमोरी को रिफ्रेश करने के साथ ही साथ जो भी सेल हैं वो सारे सेल एडजस्ट होते हैं। यानी इसको जो है डायनामिक रैम को रिफ्रेशमेंट की जरूरत हमेशा लगी रहती है, जिससे उसके सेल में जो डाटा है, जो कंटेंट है, उसको एडजस्टमेंट किया जा सके। जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूं, क्लास में बेंच होते हैं बच्चों को बैठने के लिए, ठीक। सोच करिए फर्स्ट बेंच पर 4 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक। उस पर भी एक सीट खाली है, लेकिन सेकंड बेंच पूरी फुल है, थर्ड बेंच पूरी फुल है। अब कोई बाहर से कोई नया बच्चा एंटर करता है तो मेरे सामने दो विकल्प हैं, या तो जो जगह खाली है वहां पर उसको बैठा दें, या तो उसको रोल नंबर के हिसाब से उसका रोल नंबर जहां पर है उसकी जगह प्लेस को बनाएं और फिर उसको वहां पर स्टोर करें। तो ये दोनों तरीके अपनी अपनी जगह पर सही होते हैं, लेकिन अब इसमें दिक्कत ये आती है कि अगर हम एडजस्टमेंट करके बच्चों को बैठाते हैं तो क्लास डिस्टर्ब होती है। सेम ऐसा कंप्यूटर के साथ भी होता है कि अगर आप उस रजिस्टर डाटा को स्टोर कहां पर करना है, रजिस्टर में, अगर आप ये देख रहे हैं कि जहां पर जगह खाली हो हम वहीं पर उसको स्टोर कर दें, तो उसके लिए सीपीयू को कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ता, उसको जहां पर जगह दिखा है उसमें असाइन कर दिया और डाटा हमारा जाकर वहां पर स्टोर हो गया। लेकिन अगर सीपीयू को उसके लिए जगह बनानी पड़े तो सीपीयू का काफी वर्किंग जो है जगह बनाने में लग जाएगा। तो इसलिए जो है इसे बोलते हैं एडजस्टमेंट यानी रिफ्रेशमेंट। रिफ्रेशमेंट का मतलब क्या हुआ कि एक बार सारे बच्चों को आपने प्रॉपर अरेंज कर दिया, जो जगह बची हो। तो डायनामिक रैम में हमेशा रिफ्रेशमेंट की जरूरत होती है। यह स्लोअर होता है, यानी इसका जो स्पीड होती है वो कम होती है। डायनामिक नेचर का होता है, इस रैम में प्रोसेसिंग बहुत स्लो होती है। इस रैम में पावर भी ज्यादा कंज्यूम होता है, खूब ज्यादा बिजली जो है कंज्यूम होती है। यह सस्ती मेमोरी होती है, ठीक। डी रैम एक साधारण रैम होता है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में रैम के रूप में किया जाता है। यानी सबसे पहले जो रैम बनाई गई वो डी रैम ही थी, जो सिंपली जिसको रैम भी कहा जाता था। यह चार्ज के रूप में डाटा और सूचनाओं को स्टोर करता है। इसकी खास बात यह है कि बहुत जल्दी जल्दी रिफ्रेश करना होता है। रिफ्रेश का अर्थ विद्युत छिप को विद्युत आवेशित करना है। यह 1 सेकंड में लगभग हजारों बार रिफ्रेश हो जाता है। प्रत्येक बार रिफ्रेश होते समय ये पहले के कंटेंट को मिटाकर वापस लाता है। इसके लिए जल्दी जल्दी रिफ्रेश होने के कारण इसकी गति कम होती है, क्योंकि जब यह रिफ्रेश हो रहा होता है उस समय सीपीयू रीड राइट ऑपरेशन नहीं कर सकता। तो ये रिफ्रेशमेंट की स्थिति है। रिफ्रेशमेंट का मतलब क्या हुआ कि जो भी डाटा था उस डाटा को पहले हटा दिया जाए और हटाकर वहां पर डाटा को रीराइट किया जाए। तो जब डाटा को हम रीराइट करेंगे तो जिस समय डाटा को हम हटा रहे हैं और जिस समय डाटा को रीराइट कर रहे हैं उस समय सीपीयू हमारा जो है नॉन वर्किंग मोड में होता है। नहीं, सीपीयू हमारा रैम की तरफ ना तो कोई डाटा रैम से ले सकता है और ना ही रैम में कोई डाटा राइट कर सकता है, यानी उसके रीड राइट ऑपरेशन को रोक दिया जाता है। इसलिए यह मेमोरी हमारी स्लो होती है। नेक्स्ट रैम हमारा स्टैटिक रैम कहलाता है। तो स्टैटिक रैम शुरू करने से पहले एक बार देख लें डाउट्स बच्चों के कि क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं इन लोगों के। पहले तो आप लोगों की आवाज नहीं आ रही थी, अब 10:16 से आप लोगों की आवाज आने लगी है। सब लोग बोल रहे हैं कि हाँ आवाज आ गया। हाँ सर। पहला क्वेश्चन है विकास सिंह का, सर निब्बल क्या होता है? निब्बल भी मेमोरी का एक मात्रक है, जैसे बिट है बाइट है ना, तो वैसे बिट और बाइट के बीच का मात्रक है। बिट सबसे स्मॉल यूनिट है और 4 बिट से मिलकर एक निब्बल बनते हैं, ठीक है। टेराबाइट ही सबसे बड़ी होती है,
या उससे भी बड़ी कोई यूनिट नहीं सर, अभी तक तो टेराबाइट ही सबसे बड़ी यूनिट आई है। आप देखेंगे तो मार्केट में आपको जो हार्ड डिस्क वगैरह आती है वो अक्सर टेराबाइट में आती है, 1 टीबी की, 2 टीबी की, 4 टीबी की, 8 टीबी की, इससे ही आती है। देखिए यश गुप्ता कह रहे हैं सर टीबी से भी बड़ा कोई मेमोरी होता है? नहीं, टीबी से बड़ा कोई मेमोरी नहीं होता है, टेराबाइट ही सबसे मेमोरी है, बड़ी है। आप बुक्स वगैरह में देखेंगे तो टेराबाइट के आगे जो है टेराबाइट इस तरीके के कई लिख दिए गए, लेकिन अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए, वो सिर्फ अभी कॉन्सेप्ट के रूप में है। यानी अभी आपको कोई ऐसी डिवाइस नहीं दिखेगी जिस पर लिख दिया जाए 2 टीबी ना, तो सबसे मैक्सिमम जो हार्ड डिस्क हमारे टीबी की है, इसलिए कॉन्सेप्ट में तो बहुत आगे तक अभी हार्ड डिस्क आ गई है, बहुत ज्यादा यूनिट बढ़ते चले गए हैं, लेकिन रियल में जो इम्प्लीमेंट हुआ है वो अभी टीबी तक इम्प्लीमेंट हुआ है। वीरू गौतम बोल रहे हैं व्हाट इज प्रोसेसर? बेटा प्रोसेसर के बारे में कल की पूरी क्लास हमने पढ़ा दी है, कल का वीडियो जाकर आप देखें जो ग्रुप में आपके साथ शेयर किया गया था, सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा। विशाल रोनियार बोले सर पेटाबाइट और एक्स्ट्राबाइट भी तो होता है। हाँ, हम बोल रहे हैं कि टेराबाइट और एक्स्ट्राबाइट भी होता है, लेकिन उसमें दिक्कत क्या है? उसमें दिक्कत क्या है कि अभी सिर्फ ये चीज बुक्स में इंप्लीमेंट हुई है, बुक्स में लिख दिया गया कि एक यूनिट बनाई गई पेटाबाइट या एक्स्ट्राबाइट, ऐसा बनाया गया है, लेकिन वह चीज रियल में इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। अभी पेटाबाइट की कोई हार्ड डिस्क या कोई ऐसी डिवाइसेज नहीं आई, इसलिए हमने आपको सिर्फ टीबी तक बताया जहां तक वो चीजें इंप्लीमेंट हो गई। वो फ्यूचर की बात है कि फ्यूचर में जो हार्ड डिस्क निकलेगी वो पेटाबाइट की होगी या उसका कुछ और यूनिट बनाया जाएगा। संदीपा कुमारी बोले हार्ड डिस्क समझा दीजिए। हाँ, आगे आने वाला हार्ड डिस्क का टॉपिक आगे आने वाला है। तो यहां तक बच्चों के क्वेश्चन थे। अब इन क्वेश्चंस के बाद हम लोग दोबारा आते हैं स्टैटिक रैम में। स्टैटिक रैम को शॉर्टकट रूप से यस रैम भी बोलते हैं। यस रैम में डाटा बिट्स के रूप में स्टोर होता है, यह एक फास्ट मेमोरी होती है, इसका नेचर स्टैटिक होता है। यानी स्टैटिक होने का मतलब स्थिर, एक बार कोई डाटा जिस रजिस्टर में रख दिया गया वह डाटा उसी रजिस्टर में रहेगा, ना तो उसको डिलीट करके फिर वहां पर रीराइट किया जाएगा, ना उसका रिफ्रेशमेंट होगा। डी रैम अपेक्षाकृत महंगी होती है और यह कम पावर भी कंज्यूम करती है, यानी ये बिजली भी कम खाती है और जो है ये थोड़ी सी कॉस्टली भी होती है। यस रैम एक विशेष रैम है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में कैच मेमोरी के रूप में किया जाता है। यानी जो कैच मेमोरी का आर्किटेक्चर होगा ना, आगे कैच मेमोरी हम आपको पढ़ाएंगे, वह स्टैटिक रैम के आधार पर उसको डिजाइन किया जाता है। कैच मेमोरी की साइज भी आप देखेंगे तो बहुत कम है। यह वोल्टेज के रूप में डाटा एवं सूचनाओं को स्टोर करता है। इसकी खास बात यह है कि डी रैम की तरह रिफ्रेश नहीं करना होता है, इसी कारण इसकी गति अधिक होती है क्योंकि इसमें सीपीयू को रीड राइट ऑपरेशन के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता, किंतु यह बहुत महंगा होता है, इसलिए इसका प्रयोग स्पेशल पर्पज के कंप्यूटर में ही किया जाता है। स्पेशल पर्पज के कंप्यूटर में का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कहीं पर सर्वर है, वर्क स्टेशन है, सुपर कंप्यूटर है, जहां पर हमें बहुत ही फास्ट प्रोसेसिंग करना हो, वहां पर स्टैटिक रैम का इस्तेमाल किया जाता है। या कैचे मेमोरी है तो इसका इस्तेमाल करने से क्या फायदा मिलता है कि इसकी स्पीड बेहतर होती है, लेकिन थोड़ी सी कॉस्टली होती है और पावर यह कम कंज्यूम करती है। अब नेक्स्ट रैम, हमने ये समझ लिया कि रैम हमारा क्या है, रैम कितने प्रकार का होता है, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम, उन दोनों चीजों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। प्राइमरी मेमोरी में जो सेकंड है वो है हमारा रीड ओनली मेमोरी, इसको रोम बोलते हैं। तो इसके नाम से पता है कि यह रीड ओनली मेमोरी है। इसके नाम से क्लियर हो जा रहा है कि यह एक प्रकार का क्या है, रीड ओनली मेमोरी। यानी इस मेमोरी में जो लिखा गया डाटा है हम उसको केवल रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते, ना तो उसमें कोई एडिटिंग कर सकते हैं, ना ही उसमें कोई मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, सिर्फ उसको हम रीड कर सकते हैं, इसलिए इसको रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। तो आइए इसके बारे में स्टडी करते हैं। ये रीड ओनली मेमोरी जिसमें डाटा स्टोर डाटा को हम केवल रीड कर सकते हैं। रोम को बायोस चिप भी कहा जाता है क्योंकि रोम में बायोस की सेटिंग इंस्टॉल करके रखी जाती है। देखिए अब यहां पर एक नया शब्द आपको मिल गया, बायोस। बायोस का क्या मतलब होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम यानी कंप्यूटर में जितने भी इनपुट के उपकरण हैं, इनपुट की डिवाइसेज हैं, आउटपुट की डिवाइसेज हैं, उनको मैनेज करने के लिए, उनको उनको जो है कंट्रोल करने के लिए एक जो है समझ लीजिए कि छोटा सा एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर,
जो बनाया गया है, जो कि हमारा जो है बायोस कहलाता है। बायोस को फर्मवेयर बोला जाता है। तो वह ना तो पूरी तरीके से हार्डवेयर है, ना तो पूरी तरीके से सॉफ्टवेयर, वह एक फर्मवेयर है। फर्मवेयर होने का मतलब ये है उसमें हार्डवेयर के भी फीचर्स हैं। हम बायोस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बायोस में जो है हार्डवेयर का भी फीचर्स है और सॉफ्टवेयर का भी फीचर्स। हार्डवेयर इसलिए है क्योंकि एक चिप है, सॉलिड चीज है, वो हमें दिख रही है कि मदरबोर्ड में एक चिप लगी हुई है। सॉफ्टवेयर इसलिए है क्योंकि उस चिप में एक प्रोग्राम भी है जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग को कंट्रोल करता है, उसको मैनेज करता है। उसमें सारे इंस्ट्रक्शन लिखे गए हैं कि कंप्यूटर को ऑन होने के बाद कौन सी फाइल ओपन होनी है, उसके बाद कौन सी फाइल ओपन होनी है, पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है। यानी कंप्यूटर की सेल्फ जो प्रोग्रामिंग है, वह सेल्फ प्रोग्रामिंग बायोस की चिप के भीतर लिखी होती है। और ये बायोस की चिप रैम होती है, रोम होती है। इसलिए हम बोले हैं कि रोम को बायोस चिप भी कहा जाता है, क्योंकि रोम में ही बायोस की सारी सेटिंग इंस्टॉल करके रखी जाती है। बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम सेटिंग। जब सिस्टम ऑन होता है उस समय पावर और अन्य सभी इनपुट आउटपुट कंपोनेंट की चेकिंग की जाती है, जिसे पोस्ट कहा जाता है। अब एक तीसरी चीज आपको मिल गई, पोस्ट। पोस्ट का मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार एग्जाम में बायोस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बायोस, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पोस्ट। तो बायोस को हमेशा आपको ध्यान देना है। बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम और पोस्ट का मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अब यहाँ पर एक शब्द और आपको मिलेगा, बूटिंग। बूटिंग का मतलब क्या है? बूटिंग मीन्स लोडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू प्राइमरी मेमोरी। यानी जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडोज एक्सपी हो गया, विंडोज 7 हो गए, विंडो 8 हो गए, विंडो 10 हो गए, जो हमारे कंप्यूटर में एक प्रोग्राम, मास्टर प्रोग्राम है जो हमारे पूरे कंप्यूटर को चलाता है, वही मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल तो मेरा सेकंड मेमोरी में होता है, सेकेंडरी मेमोरी में होता है, यानी हमारे हार्ड डिस्क में परमानेंटली इंस्टॉल होता है। लेकिन जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो मेरी सेकेंडरी मेमोरी टू प्राइमरी मेमोरी हो आता है, यानी सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में आता है। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो है हमेशा प्राइमरी मेमोरी से होता है, मेरा हमेशा रैम से होता है। तो वह प्रोग्राम अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो वह जो ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइलें हैं वो हार्ड डिस्क से निकलकर हमारी रैम में आ जाती है। इसीलिए आपको कहा जाता है कि कंप्यूटर को डायरेक्टली शट डाउन नहीं करते हैं, क्योंकि जिस समय कंप्यूटर हमारी वर्किंग कर रहा होता है उस समय ऑपरेटिंग सिस्टम की सारी फाइलें हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी में है। आपने कंप्यूटर को डायरेक्ट बंद कर दिया और अभी जस्ट हमने रैम की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि रैम में कोई भी डाटा स्टोर परमानेंट नहीं होता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ फाइलें तो रैम में थी और आपने सिस्टम को बंद कर दिया, तो बंद करते हुआ क्या कि रैम के भीतर जो ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइलें थी वो मिसिंग हो गई, डिलीट हो गई, इरेज हो गई। अब नेक्स्ट टाइम जब आप कंप्यूटर को दोबारा ऑन कर रहे हैं तो आपका सिस्टम बूट नहीं कर रहा, सिस्टम खुलकर सामने आ नहीं रहा। इसीलिए आपको बोला जाता है कि कंप्यूटर को आप डायरेक्टली बंद ना करें, यानी बिजली के बोर्ड से उसको डायरेक्ट बंद ना करें। उसको बंद करने के लिए अपनी जितनी भी फाइलें आपने ओपन करके रखी हैं पहले उसको क्लोज करें, क्लोज करने के बाद फिर स्टार्ट के बटन पर जाएं और फिर शट डाउन पर जाएं, फिर उसको क्लोज करें। इसीलिए ये चीज आप लोगों को बार बार समझाई जाती है। समझाया? तो यही एक मेन कारण है, क्योंकि जिस समय सीपीयू पर कुछ वर्किंग हो रही होती है उस समय ऑपरेटिंग सिस्टम की सारी फाइलें हमारी हार्ड डिस्क से निकलकर रैम में आ जाती है। अब फिर से इसको एक बार रिवाइज करके देख लेते हैं। और रीड ओनली मेमोरी क्या है? रीड ओनली मेमोरी, रोम को सिंपली रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है, जिसमें डाटा स्टोर को हम केवल रीड कर सकते हैं। तो रोम को बायोस चिप भी कहा जाता है, ये भी बात आपको समझा दी गई, क्योंकि रोम में बायोस की सेटिंग इंस्टॉल करके रखी जाती है। बायोस का मतलब क्या हुआ? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम की सारी सेटिंग को है बायोस कहा जाता है। जब सिस्टम ऑन होता है उस समय पावर और अन्य इनपुट आउटपुट कंपोनेंट को चेकिंग की जाती है, जिसे पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहा जाता है। यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट का मतलब पावर ऑन होते ही सेल्फ मतलब खुद, टेस्ट मतलब चेक करना। यानी जैसे हम पावर को ऑन करें वैसे हम खुद की चेकिंग कर रहे हैं। ये बात कंप्यूटर के लिए लागू होती है। यानी कंप्यूटर में जैसे पावर आपने ऑन किया, कंप्यूटर ने खुद की अपनी चेकिंग प्रारंभ कर दी कि मेरे अंदर पावर प्रॉपर आ रहा है कि नहीं, फिर मुझसे इनपुट डिवाइसेस कनेक्टेड है कि नहीं, आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड है कि नहीं। और अगर इस तरीके से कोई भी उसको जो है एरर दिखता है, कोई भी इशू दिखता है, तो उस इशू को वह स्क्रीन पर दिखता है कि कीबोर्ड नॉट कनेक्टेड, मेमोरी नॉट इनिशियलाइज्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट फाउंड। इस तरह की एरर आप लोग अक्सर देखते हैं कि बूटिंग करते समय आती है, अगर आप इन चीजों को कनेक्ट नहीं करते हैं तो।
इसके अलावा जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो वह प्रोसेस हमारा बूटिंग प्रोसेस कहलाता है। यानी हमने पावर का बटन दबाया, सिस्टम हमारा ऑन हो रहा है यानी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में आ रहा है। यह प्रोसेस हमारा बूटिंग कहलाता है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है क्योंकि इसमें रखा डाटा हम केवल रीड कर सकते हैं, ना तो इसको एडिट कर सकते हैं ना ही डिलीट कर सकते हैं। ठीक, रैम को फर्मवेयर भी कहा जाता है। देखो, रैम को फर्मवेयर इसलिए कहा जाता है, सॉरी, रोम को फर्मवेयर भी कहा जाता है। रोम को फर्मवेयर क्यों कहा जाता है, उसका कारण क्या है? क्योंकि रोम की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो किसी फर्म यानी कंपनी से होती है। ठीक, रोम की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वह किसी कंपनी फर्म के द्वारा की जाती है और पहले से मदरबोर्ड में इंस्टॉल करके दे दिया जाता है, इसलिए इसको फर्मवेयर भी कहा जाता है। तो हमने रोम के बारे में क्या क्या चीज समझी? रोम, सबसे पहली चीज, रोम में हम कुछ ना राइट कर सकते हैं, केवल रोम की इंफॉर्मेशन को हम रीड कर सकते हैं। दूसरी चीज, रोम में बायोस की सेटिंग पहले से इंस्टॉल होती है। बायोस के भीतर एक प्रोग्राम होता है और वो प्रोग्राम हमारा कहलाता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जो कंप्यूटर के ऑन होने पर उसकी चेकिंग करता है। जब सिस्टम हमारा बूट करता है उस समय ये पोस्ट का प्रोग्राम ऑटोमेटिक रन होता है बायोस के माध्यम से। यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। इसमें रखा गया कोई भी डाटा हम रीड कर सकते हैं, ना तो एडिट कर सकते हैं ना डिलीट कर सकते हैं। पी रोम को फर्मवेयर भी कहा जाता है। अब ध्यान समझिए, एक मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं। यूपी में जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो आप देखिए वहां पर लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। उस लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट में आप देखेंगे तो उनकी मुख्यमंत्री जी की फोटो भी थी और माननीय मुलायम सिंह यादव जी की भी फोटो थी, दोनों लोग की फोटो साथ में आती थी। अब वो लैपटॉप जब बच्चों को दिया गया तो बच्चों के मन में आया कि सर इनकी फोटो कैसे आ गई, फोटो हम हटा के अपनी फोटो लगा लें। इस चक्कर में बहुत सारे बच्चे लैपटॉप को फॉर्मेट भी करवा दिए। लेकिन क्या वो फोटो को हटा सकते हैं? नहीं, क्योंकि जब एचपी कंपनी ने यूपी गवर्नमेंट से ऑर्डर लेकर लैपटॉप की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे उस समय वो फोटो उनको दी गई और बोली गई फोटो जो है सबसे स्टार्ट में आना चाहिए, जैसे कंप्यूटर ऑन हो बच्चे मेरी फोटो देखें। ठीक, इसलिए जो है वो फोटो रोम में ही इनबिल्ड हो गई। इसलिए ना तो हम रोम को एडिट कर सकते हैं ना डिलीट कर सकते हैं। आप कंप्यूटर को लाख कोशिश कर लीजिए, फॉर्मेट करते रहिए, वो नहीं होगा। केवल मैन्युफैक्चरर ही उसको एडिट या डिलीट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि रोम एक बार लिख दिया गया तो बिल्कुल ब्रह्मा की लकीर हो गई कि एक बार जो लिख दिया गया वो मिट नहीं सकता। नहीं, पॉसिबिलिटीज है। पहले के समय में ये दिक्कत होती थी, रोम में जो एक बार राइट कर दिया वो कर दिया, लेकिन अब ऐसी दिक्कत नहीं है। अब रोम भी कई प्रकार के आ रहे हैं जिसमें रीराइट करने की भी ऑप्शन है। चलिए, सबसे पहला रोम हमारा है पी रोम। पी रोम को बोलते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसको हम लोग बोलते हैं पी रोम। आपके सामने चित्र में पी रोम दिखाया गया है। इस पी रोम को ध्यान से देखिए। पी रोम कुछ इस तरीके का होता है। रोम में इंस्टॉल डाटा को हम केवल रीड कर सकते हैं, इसके उसके डाटा में हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। लेकिन कुछ समय बाद इस तकनीक में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लाया गया, यानी कुछ ऐसी रोम आने लगी जिसको हम बाद में रीप्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन ऐसी रोम को हम पी रोम कहते हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ एक ही बार किया जा सकता था। यानी कुछ ऐसी रोम आने लगे जिसमें हम जो है बाद में डाटा को रीराइट कर सकते थे। हम का मतलब क्या, प्रोग्रामर्स उसको रीराइट कर सकते थे, यूजर उसको राइट नहीं कर सकते। अब है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसको ईपी रोम बोला जाता है। कुछ समय बाद ऐसी रोम बनाई गई जिसमें हम केवल पहले से भरे हुए प्रोग्राम को हटाकर उसमें पुनः प्रोग्राम लोड कर सकते हैं, जिसको हम प्रोग्रामेबल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी आती थी। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। यह जो पी रोम होता था यह ब्लैंक होता था ना, इस ब्लैंक में हम कोई भी डाटा राइट कर देते थे। लेकिन ये जो ईपी रोम है ये हमारा जो है इरेजेबल प्रोग्रामेबल, यानी पहले से भी अगर इसमें कोई डाटा है तो उसको हटाकर हम उसको दोबारा डाटा राइट कर सकते थे, लेकिन ऐसा सिर्फ हम एक ही बार कर सकते थे। वही जिसमें लिखा गया है कि कुछ समय बाद ऐसी रोम बनाई गई जिसमें हम पहले से भरे प्रोग्राम को हटाकर उसमें पुनः प्रोग्राम रिकॉर्ड कर सकते थे। पी रोम में हम किसी ब्लैंक रोम में प्रोग्राम राइट करते थे, जबकि ईपी रोम में हम पहले से भरे प्रोग्राम को हटाकर भी उसे पुनः राइट कर सकते थे, लेकिन ऐसा सिर्फ एक बार किया जा सकता। नेक्स्ट चीज है ई प्रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी।
इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसको हम लोग बोलते हैं ईप्रोम। यह एक ऐसी रोम है जिसे हम जितनी बार चाहें रीप्रोग्राम कर सकें, यानी जितनी बार चाहें उतनी बार इसमें डाटा कर सकते हैं, अर्थात पुणे प्रोग्राम को हटाकर उसे जितनी बार चाहें उतनी तरह राइट कर सकते हैं। न्यू प्रोग्राम राइट कर सकते हैं। प्रोग्राम राइट करने के लिए प्रोसेस को बंद नहीं करा जाता है। मेमोरी में हम जब भी कोई डाटा राइट करते हैं तो उस राइट करने का प्रोसेस जो है बंद नहीं कहलाता। आप डीवीडी वगैरह भी देखेंगे ना, तो जो डीवीडी में हम डाटा राइट करते हैं तो उसको हम ये नहीं बोलते कि हम डीवीडी में डाटा राइट कर रहे हैं। दिस प्रोसेस कॉल्ड बर्निंग, यानी बर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी मेमोरी में डाटा को राइट करते हैं, वह प्रोसेस हमारा कहलाता है बर्निंग। अब इसके बाद कैच मेमोरी, इसको कैचे मेमोरी बोलते हैं। ठीक, कैच मेमोरी भी एक प्रकार की प्राइमरी मेमोरी है। यह प्रोसेसर के साथ प्रयोग की जाती है। कैच मेमोरी को समझें कि यह एक प्रकार की प्राइमरी मेमोरी है जो प्रोसेसर के साथ प्रयोग की जाती है। यह कंप्यूटर सिस्टम की सबसे फास्ट मेमोरी है। अगर एग्जाम में आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, तो आप इसमें यही बताएंगे कि कैची मेमोरी सबसे फास्ट मेमोरी होती है, क्योंकि यह सीपीयू के सबसे ज्यादा नजदीक होती है। यह मेमोरी हमारा सीपीयू और रैम के बीच में होती है। यहाँ पे देखिए, ये सीपीयू हमारा है और ये रैम है। इस सीपीयू और रैम के बीच में जो मेमोरी है ना, यही हमारा कैचे मेमोरी है। तो सीपीयू को जब किसी डाटा की जरूरत होती है तो वह समझिए कैचे मेमोरी में खोजता है, और जब उसको कैचे मेमोरी में डाटा नहीं मिलता तब वो आगे बढ़ता है रैंडम एक्सेस मेमोरी की तरफ। ठीक, तो सीपीयू मेमोरी भी एक प्रकार की प्राइमरी मेमोरी, सॉरी, कैच मेमोरी भी एक प्रकार की प्राइमरी मेमोरी है। यह प्रोसेसर के साथ प्रयोग की जाती है। यह कंप्यूटर सिस्टम की सबसे फास्ट मेमोरी होती है। यह प्रोसेसर में इनबिल्ड होती है, यानी यह मेमोरी आपको मदरबोर्ड में अलग से लगी नहीं दिखेगी, ये प्रोसेसर के भीतर ही इनबिल्ड लिखी होती है। किसी प्रोसेसर के ऊपर देखेंगे तो वहां पर उसकी कैचे मेमोरी लिखी होती है। कल जब हम आप लोग प्रोसेसर का जो है हमने आपको जो है स्लाइड पढ़ाया था, तो उसमें उस प्रोसेसर के ऊपर लिखा रहता क्लियरली 1M 2M 3M। 1M का मतलब 1 MB, 2M का मतलब 2 MB, 3M का मतलब 3 MB। फिर उसके टाइप भी तीन होते हैं, L1 L2 L3। L1 स्लो है, L2 स्लोअर है, सॉरी L2 उससे फास्ट है, और जो L3 है वो सबसे फास्ट मेमोरी है। ठीक, तो यह हमारा जो है कंप्यूटर में प्रोसेसर में ही इनबिल्ड होती है। प्रोसेसर और रैम के बीच में यह वर्क करती है। यह विशेष प्रकार के प्रोसेसर का ही पार्ट है। हम जो भी डाटा प्रोसेस करते हैं वो सबसे पहले कैच मेमोरी से पास किया जाता है। यानी अगर रैम से कोई भी डाटा सीपीयू की तरफ आ रहा है ना, तो कैचे मेमोरी के थ्रू होकर जाता है, और किसी भी डाटा की अगर वेटिंग करनी होती है तो वह हमारा कैचे मेमोरी के अंतर्गत होता है। चलिए इसको मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे आप लोग किसी कभी डॉक्टर साहब के यहाँ जाए ना, सपोज करो मान लीजिए आप बीमार हो गए, नहीं ऐसा नहीं कर सकते, भगवान ना करे आप लोग बीमार हो, लेकिन मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं कि मान लीजिए आपकी कुछ दिक्कत हो गई और आप डॉक्टर के पास गए, तो आप देखेंगे डॉक्टर साहब अपनी चेयर पे बैठे हैं, सामने टेबल है, और बिल्कुल सामने उस पेशेंट को बैठाते हैं जिसको उन्हें देखना होता है, और उनके डॉक्टर साहब के साइड में भी एक छोटी सी टेबल लगी होती है जिसको उस पेशेंट को बैठाया जाता है जिसका नंबर आने वाला होता है। तो समझ लीजिए कि जो डॉक्टर साहब के साइड में जो टेबल है वो हमारी कैचे मेमोरी है, यानी जिस डाटा को प्रोसेसिंग के लिए वेट करना हो वह कैचे मेमोरी में रखा जाता है। यानी नेक्स्ट लेवल पर जिस डाटा की प्रोसेसिंग होनी है वह डाटा हमारा कैचे मेमोरी में आके पहले से स्टोर है, जिससे सीपीयू को प्रोसेस करने के लिए डाटा खोजने की जरूरत ना पड़े। तो सीपीयू अपने एक एक सेकंड का इस्तेमाल करता है, एक एक माइक्रो सेकंड्स का इस्तेमाल करता है डाटा की प्रोसेसिंग के लिए। आई होप अब थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा कि कैचे मेमोरी का मेन वजह क्या है कैचे मेमोरी होने की। यह सीपीयू की सहायक मेमोरी है। जिस डाटा को वेटिंग रूम में रखा जाए उसे हम कैचे मेमोरी में रखते हैं। हम लोग जो भी डाटा प्रोसेस करते हैं वो सबसे पहले कैचे मेमोरी से होके पास किया जाता है।
और वही ऊपर इसका और उसी पर इसका एड्रेस कैलकुलेट होता है, होकर स्टोर होता है। यानी कौन सा डाटा मेमोरी की किस एड्रेस से आ रहा है। एड्रेस क्या होता है, मैंने आपको शुरू में अभी जस्ट मेमोरी की क्लास में बताया था, 1001 1002 ये जो सारे थे वो एड्रेस थे। तो हमारा डाटा किस एड्रेस से होकर आ रहा है, उसको किस एड्रेस पर स्टोर कराना है, ये सारा कैलकुलेशन करने का काम जो है कैचे मेमोरी करता है। इसलिए इसको सीपीयू की सहायक मेमोरी भी कहते हैं। जब हम उस डाटा को फ्यूचर में कॉल करते हैं तो हमें खोजना नहीं पड़ता। अगर कोई डाटा एक बार कैचे मेमोरी में आ गया ना, तो उसका एड्रेस वहां पर सेव हो जाता है। अब अगर उसको हम दोबारा ओपन करना चाहें तो वो कैचे मेमोरी से डायरेक्ट ओपन हो जाता है, उसको रैम में जाकर हमें खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए सबसे फास्ट एक्सेस होता है। कैचे मेमोरी रिसेंट में यूज हो रही डाटा को का एड्रेस होल्ड करती है। यह रैम की सप्लीमेंट मेमोरी भी कही जाती है, क्योंकि इस प्रोसेसर सबसे पहले डाटा कैचे मेमोरी में ही सर्च करता है। यदि डाटा उसको नहीं मिलता तब वो जाकर रैम में सर्च करता है। इसे सीपीयू की मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि यह प्रोसेसर का ही एक प्रकार का पार्ट है। ठीक, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हो गई कैचे मेमोरी के बारे में। तो कैचे मेमोरी में हमें मेन चीज क्या है समझना है कि कैचे मेमोरी भी हमारा एक प्रकार का प्राइमरी मेमोरी है। सबसे पहली चीज यह प्राइमरी मेमोरी है। दूसरी चीज यह फास्ट मेमोरी है। तीसरी चीज ये प्रोसेसर के साथ इनबिल्ड होती है। चौथी चीज यह रैम और सीपीयू के बीच में वर्क करती है। पांचवी चीज यह एक प्रोसेसर का ही पार्ट है, प्रोसेसर का ही भाग है। कोई भी डाटा जब प्रोसेस कर रहा होता है तो सीपीयू के पास पहुंचने से पहले उसको कैच मेमोरी के अंदर से ही होके जाना होता है। ये चीज कैच मेमोरी करता क्या है, इसका एड्रेस कैलकुलेट करता है कि कौन सा डाटा किस सेल से आया है और उसको किस सेल में जाना, इस एड्रेस को कैलकुलेट करके रखता है। अब कैच मेमोरी का फायदा क्या होता है कि अगर सीपीयू को उस डाटा की जरूरत दोबारा पड़ती है तो उसको रैम में जाके खोजने की जरूरत नहीं है, और वो कैच मेमोरी की रिसेंट में जो है जाकर चेक करता है तो वहां पर उसको डाटा दिखाई देता है। ठीक, इसको सप्लीमेंट मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि सीपीयू के सपोर्ट में इस्तेमाल होता है। सप्लीमेंट ये करता है, सहायक है सीपीयू का, इसलिए सप्लीमेंट शब्द का मतलब होता है सहायक। तो जो मेमोरी हेल्प करती है सीपीयू की वो सप्लीमेंट मेमोरी। यदि डाटा नहीं मिलता तो रैम में सर्च करता है, सीपीयू मेमोरी भी कहते हैं क्योंकि ये प्रोसेसर का ही एक प्रकार का पार्ट है। तो ये हो गई कैच मेमोरी के बारे में। पूछा जाएगा सबसे फास्ट मेमोरी, जवाब देंगे कैचे मेमोरी। प्रोसेसर के भीतर इनबिल्ड होती है, प्रोसेसर का ही एक पार्ट है। ये सारी चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। अब कैचे मेमोरी के बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वो है वर्चुअल मेमोरी। देखिए यहाँ वर्चुअल शब्द का मतलब होता है आभासी। जो चीज रियल में एग्जिस्ट ना कर रही हो, बस आप उसको फील कर रहे हो ये चीज होती है, वही चीज आपकी वर्चुअल है। ठीक, जो वास्तव में नहीं है बट आपको फील होता है यह चीज है, वही आपकी वर्चुअल है। ये एक्चुअल में कोई स्पेशल मेमोरी नहीं है, यानी ये आपको दिखेगी नहीं कि एक मेमोरी एक चिप है। जैसे रैम आपको दिखता है कि एक हार्डवेयर है ना, वो उसका उसका साइज है, उसका आकार है, उसमें वजन है। उस तरीके से वर्चुअल मेमोरी आपको दिखेगी नहीं, बल्कि यह हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का एक स्पेशल मैनेजमेंट है। और यह काफी इंपॉर्टेंट भी है। जिस समय आपका रैम फुल होता है या फुल होने की स्थिति में आता है, उस समय ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है, हार्ड डिस्क से कुछ स्टोर लेता है, कुछ जगह लेता है, स्पेस लेता है, और उसको वर्चुअल मेमोरी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, समझ में आ रही बात ना। चलिए, अच्छा नहीं समझ में आ रही तो इसको हम एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं। देखिए, आई होप चित्र आप लोगों के सामने आ गया होगा। आप यहाँ पर देखिए कि जब सीपीयू को ये लगा कि रैम में जितने भी रजिस्टर हैं 1001 से लेकर 1016 ये सारे हमारे फुल हो चुके हैं। अब जो नेक्स्ट यूजर प्रोग्राम ओपन करेगा तो जाएगा कहां, इसके लिए उसने क्या किया, उसके लिए उसने हार्ड डिस्क से कुछ स्पेस लिया और उस स्पेस को वर्चुअल मेमोरी में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर यूजर कोई और प्रोग्राम ओपन करेगा
तो ये हार्ड डिस्क का ही कुछ स्पेस वर्चुअल मेमोरी बन चुका है, तो वहां पर वो इस्तेमाल, ठीक है, ये इसका मतलब है। तो वर्चुअल मेमोरी क्या है? पार्ट ऑफ द हार्ड डिस्क इज रिजर्व एज रैम। हार्ड डिस्क का वह हिस्सा जो रैम के रूप में रिजर्व हो रहा है, वह वर्चुअल मेमोरी। सेकेंड, व्हेन रैम मॉड्यूल्स बिकम फुल, यानी जब रैम बिल्कुल फुल हो जाए, द सीपीयू एक्सेसेस द हार्ड डिस्क टू स्टोर द रिट्राइव डाटा। तो सीपीयू करता क्या है? हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करके डाटा का को स्टोर करता है और स्टोर किए गए डाटा को रिट्राइव करता है। स्लोअर देन रैम, यह रैम से स्लोअर होती है, थोड़ी सी ये स्लो होती है, क्योंकि इसका आर्किटेक्चर दूसरा है और हार्ड डिस्क का आर्किटेक्चर दूसरा है। समझ में आया बात? वही चीज में समझाई गई, ठीक है। तो ऐसे केस में ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हार्ड डिस्क का कुछ पार्ट रैम के साथ उपलब्ध करा देता है, जिससे वर्चुअल मेमोरी कहा जाता है। चलिए, वर्चुअल मेमोरी हम लोग समझ लिए हैं। अब हम लोग को बढ़ना, प्राइमरी मेमोरी हमारी क्लियर हो गई, रैम, रोम, कैच और वर्चुअल, 4 मेमोरी हो गई। रैम मेमोरी, रोम मेमोरी, कैच मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी, ये 4 मेन प्राइमरी मेमोरी है। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकेंडरी मेमोरी। ये मेमोरी सिस्टम में परमानेंट स्टोरेज होती है। सेकेंडरी मेमोरी की सबसे खास वजह यह है कि यह परमानेंट होता है। इसमें अगर कोई भी डाटा आप एक बार स्टोर कर देना, तो डाटा ऑटोमेटिक डिलीट नहीं होगा जब तक कोई यूजर उसको जाकर डिलीट ना करे। इन्हें आप स्टोरेज भी कह सकते हैं। यह डाटा को परमानेंट नेचर में स्टोर रखती है। इन्हें सहायक मेमोरी भी कहा जाता है। ये मेमोरी प्रोसेसर से डायरेक्टेड कनेक्टेड होती है, यानी ये मेमोरी जो हमारी है वो प्रोसेसर से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। ये मेमोरी प्राइमरी मेमोरी से कनेक्टेड होती है। सेकेंडरी मेमोरी कभी भी प्रोसेसर से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होंगी। ये जब भी होंगी तो वह प्राइमरी मेमोरी के थ्रू होंगी। चलिए, एक हम डायग्राम आपको बता रहे हैं बना के। यह हमारा सीपीयू है। अब ये हमारा सेकेंडरी मेमोरी है, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा हार्ड डिस्क है। ठीक, माउस से लिख रहे हैं इसलिए राइटिंग बिल्कुल बन ही नहीं पा रही, लिखने में बड़ी दिक्कत होती है माउस से। ठीक, अब अगर हम चाहें कि हार्ड डिस्क से डायरेक्ट कोई डाटा सीपीयू में ट्रांसफर हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर सीपीयू को कोई डाटा हार्ड डिस्क से पाना होगा, तो सबसे पहले वो रैम को इंस्ट्रक्शन देगा। ठीक, वह क्या करेगा? किसी ना किसी प्राइमरी मेमोरी का इस्तेमाल करेगा। यहां पर हम एग्जांपल ले रहे हैं रैम। तो हार्ड डिस्क में सबसे पहले डाटा आएगा हमारा रैम में, फिर वो रैम के माध्यम से सीपीयू के पास पहुंचेगा और बीच में उसको मिलेगा कौन सी मेमोरी? अभी जस्ट जो हमने पढ़ी है, कैचे मेमोरी। यहां पर कैच मेमोरी है। ठीक, जो भी डाटा है वो हार्ड डिस्क से हमारा जो है सीपीयू की तरफ डायरेक्टली एक्सेस नहीं हो पाएगा। अगर हम उस डाटा को एक्सेस करना है तो वो कहीं ना कहीं प्राइमरी माध्यम के माध्यम से जाएगा। सेकेंडरी मेमोरी में कौन कौन सी मेमोरी होती है? हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, सीडी है, डीवीडी है, एसडी कार्ड है और पेन ड्राइव। ये सारी मेमोरी हमारी कहलाती है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक, तो सबसे पहले चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन दे लेते हैं कि प्राइमरी मेमोरी का टॉपिक समाप्त होने पर बच्चों के सामने क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन क्वेश्चंस को थोड़ा पुटअप किया जाए। सर, सोनू भारती का क्वेश्चन है, सर ईपी रोम क्या होता है? ईपी रोम, ई मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कोई हम ब्लैंक रोम लें और उसको इरेज करके दोबारा उस पर कोई डाटा राइट कर सके, वो ईपी रोम। संदीपा कुमारी क्वेश्चन, सर कंपोनेंट, कंपोनेंट का मतलब भाग, पार्ट, हिस्सा।
फिर दूसरा है रोम जैसी मेमोरी है टेम्परेरी और परमानेंट। दिव्यांशी का क्वेश्चन है रोम जैसी मेमोरी है वह टेम्परेरी है परमानेंट? परमानेंट मेमोरी है। रोम हमारी परमानेंट है क्योंकि रोम में जो डाटा राइट कर दिया गया वो राइट हो गया। फिर उसको सर डीवीडी एक स्टैटिक रैम नहीं है, डीवीडी रैम है ही नहीं। पहली बात ध्यान समझिए, डीवीडी जो है हमारा वो सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा है। आप देखिए सेकेंडरी मेमोरी में डीवीडी आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हार्ड डिस्क समझा दीजिए, हार्ड ड्राइव तो अभी आगे पढ़ाने वाले हैं। तो बस इतने ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा प्राइमरी मेमोरी के बारे में। अब अगर आज सेकेंडरी मेमोरी को पढ़ाया जाएगा तो क्लास बहुत लेंदी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। सेकेंडरी मेमोरी हम आपको कल दोबारा एक्सप्लेन करके समझाएंगे। तो आज की क्लास में हम लोग सिर्फ प्राइमरी मेमोरी के बारे में अध्ययन किए हैं। रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में। कल हम लोगों की सेकेंडरी मेमोरी पढ़नी है, सेकेंडरी मेमोरी को पढ़ाया जाए। ठीक, ये वीडियो अगर किसी को दिक्कत आ रही तो वीडियो हम रिकॉर्ड करके आपके साथ ग्रुप में भेज देंगे। आप उस वीडियो को देखें और पढ़ाई करें। साथ में पढ़ाई करने के लिए किताब का भी इस्तेमाल करें, किताब के माध्यम से भी पढ़ाई करें। तो आज की क्लास यहाँ पर समाप्त हो रही है। आई होप आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। ठीक, आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं आप उसको पूछें। अगर वो डाउट्स आप इस यहाँ पे चैट बॉक्स में नहीं पूछ रहे हैं तो ग्रुप में पूछ सकते हैं, वहां पर भी आपको उसका सवाल का जवाब दे दिया जाएगा। तब तक आप लोग जो है घर पे रह के पढ़ाई करें। ठीक, थैंक यू वेरी मच।